ओके, सो अबॉर्टेड स्टेट में ट्रांजेक्शन कब आता है? जब ऑब्वियसली फेल्ड स्टेट में है तो ट्रांजेक्शन फिर फेल्ड स्टेट के बाद आगे अब जो अगली स्टेज में जाता है वो है अबॉर्टेड स्टेट। नाउ अबॉर्टेड स्टेट का मतलब है कि ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूशन अबॉर्ट कर दिया गया है, बीच में रोक दिया गया है। मतलब किसी वजह से इसका मतलब है ट्रांजेक्शन किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए उसके उसको अबॉर्ट कर दिया गया है। सो अबॉर्ट का मतलब होता है कि अब हमने उसके जो चेंजेस थे, जो थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट हुआ था तो उसकी वजह से कुछ मॉडिफिकेशंस हुए थे, बफर में राइट कर दिया था या और भी कोई ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, हमने उन सबको रिवर्ट कर दिया है। रिवर्ट मतलब अंडू कर दिया एक तरीके से। ओके, इसको उसके इम्पैक्ट को खत्म कर दिया है और हमने डेटाबेस में कहीं पर किसी फाइल में लॉग में उसके बारे में लिख दिया है कि दिस ट्रांजेक्शन इज अबॉर्टेड। ठीक है, सो अबॉर्टेड का मतलब हो गया कि ट्रांजेक्शन जब फेल हो जाता है तो हम उसके जो चेंजेस थे उनको अंडू कर देते हैं, और जब अंडू हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रांजेक्शन अबॉर्टेड स्टेट में एंटर कर गया है। ठीक है, सो ये आपकी 5 स्टेट्स हैं जिसमें ट्रांजेक्शन्स आपका कभी भी किसी भी स्टेट में हो सकता है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का जो फ्लो होगा वो ये डायग्राम आपके शो करता है। ठीक है, सो दिस इज द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ ए ट्रांजेक्शन। अब किसी की कोई क्वेरी है अभी? इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, डू यू हैव एनी क्वेरी? नो, ओके, सो गिव मी सम टाइम, मैं थोड़ा सा अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लूँ। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देन आगे बढ़ते हैं। So let me come back to the slide. सो नाउ अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे सो दैट वी विल सी कि हम जो है आइसोलेशन को कैसे अचीव करते हैं। दैट मीन्स हम कॉन्करेंसी के साथ साथ ट्रांजेक्शन को ऐसे एग्जीक्यूट करें कि उनका इम्पैक्ट सीरियल टाइप के एग्जीक्यूशन के बराबर आए। ठीक है, सो उसके लिए पहले हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, देन वी विल कम बैक टू द दिस टॉपिक अगेन। सो सबसे पहली डेफिनेशन जो है हमें वो समझनी है, वो है शेड्यूल। सो शेड्यूल का मतलब ऐसा नहीं कि कोई काम हमने किसी टाइम पर तय कर दिया और यहाँ पर हम उसे शेड्यूल बोल रहे हैं। शेड्यूल इज हियर ए डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। सो शेड्यूल का मतलब यहाँ पर ट्रांजेक्शन के एक सो सपोज आपके पास एक सेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, लेट्स से T1 T2 T3 एंड T4। सो इन T1 T2 T4 को आप कई तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चारों ट्रांजेक्शन्स को। एक तो है कि एक एक करके रन कर दें, T1 T को रन करें पहले, फिर T2 को रन करें, फिर T3 को रन करें, फिर T4 को रन करें। सो लेट मी यूज सम अनोटेशन। सो सपोज दैट कि आपके पास you have 4 transaction, so let's say you have T1, let me use the another color, then you have T2, then you have T3, then T4। so शेड्यूल को हम इस तरीके से मार्क करके लिखते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए शेड्यूल। सो ये शेड्यूल का मतलब क्या हो गया कि शेड्यूल जो आपके ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर बताता है। सो यहां पर देखिए आपका ऑर्डर क्या है कि पहले आपको T1 को एग्जीक्यूट करना है, जब T1 कंप्लीट हो जाएगा देन T2 को एग्जीक्यूट करना है, देन T3 को एग्जीक्यूट करना है, देन T4 को एग्जीक्यूट करना है। सो ये जो शेड्यूल है
सो शेड्यूल का मतलब क्या हो गया? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाइज द क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है टाइम के ऑर्डर में, कि कौन के किस टाइम के ऑर्डर में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। सो आप जो हर ट्रांजेक्शन में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इंस्ट्रक्शंस का आप ऑर्डर स्पेसिफाई कर दें कि पहले ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, फिर ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। आप एक ऐसा ऑर्डर अगर तय करके बना दें चारों ट्रांजेक्शन की इंस्ट्रक्शंस के लिए, तो हम उसे बोलेंगे कि दैट दिस इज ए शेड्यूल। ठीक है। सो एक सिंपल शेड्यूल क्या हो सकता है कि पहले आप सारी T1 की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर लीजिए एक एक करके। सो T1 में लेट्स से 10 इंस्ट्रक्शंस है, तो पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करिए T1 की, फिर दूसरी, फिर तीसरी एंड सो ऑन, और फिर आखिरी T10 10th इंस्ट्रक्शन जो होगी T1 की उसे भी एग्जीक्यूट कर दो। उसके बाद T2 में लेट्स से 50 इंस्ट्रक्शन थी, तो अब आप T1 की कंप्लीट करने के बाद आप T2 की इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके जिस ऑर्डर में वो लिखी है ट्रांजेक्शन में, उसी ऑर्डर में आप उन्हें एग्जीक्यूट कर दें। जो भी ट्रांजेक्शन का जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर होगा, जैसे फंक्शन का एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है इंस्ट्रक्शंस का, वैसे ही आप एक एक करके इनको एग्जीक्यूट कर दें। फिर T3 की सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दें, या T3 की कंप्लीट हो जाए तो T4 की सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दें। तो दिस इज ऑल्सो ए शेड्यूल। शेड्यूल आपको क्या बता रहा है कि आप इंस्ट्रक्शंस की जो ट्रांजेक्शन है शेड्यूल में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन ट्रांजेक्शंस की इंस्ट्रक्शंस को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर रहे हो, उनके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या है। ठीक है। सो ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दिस एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीरियल शेड्यूल। सो एक्चुअली आपके शेड्यूल जो है ना दो तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1 सीरियल शेड्यूल, नंबर 2 कॉन्करेंट शेड्यूल। सो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि T1 की इंस्ट्रक्शन को एक एक करके सबको एग्जीक्यूट कर लो, फिर T1 की जब कंप्लीट हो जाए तो T2 की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दो, फिर T3 की एग्जीक्यूट कर दो, फिर T4 की सारी इंस्ट्रक्शन को एक एक करके एग्जीक्यूट कर दो। तो ये जो शेड्यूल है इसे हम बोलेंगे सीरियल शेड्यूल। सीरियल क्यों है? क्योंकि आप ऑर्डर में एक ऑर्डर आपने बना लिया और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है। ट्रांजेक्शंस का ऑर्डर है, क्या पहले आपने T1 को कंप्लीट किया, फिर T2 को किया, फिर T3 को किया, फिर T4 को किया। सो दैट मीन्स आपने ये ऑर्डरिंग फॉलो की। एक अगला शेड्यूल हो सकता है जिसमें आप कहें कि नहीं, हम T1 को नहीं, हम पहले T2 को एग्जीक्यूट करेंगे। सो आपने T2 को एग्जीक्यूट किया, फिर आपने T4 को एग्जीक्यूट किया, और फिर लेट से आपने T1 को एग्जीक्यूट किया, और फिर आपने T3 को एग्जीक्यूट किया। सो दिस इज ऑल्सो ए शेड्यूल। ठीक है। कैसा शेड्यूल है ये? सीरियल। ठीक है। पैरेलल शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे अभी, क्योंकि पैरेलल शेड्यूल को हम ऐसे नहीं डिनोट कर सकते। सो जब इस तरीके से एक शेड्यूल लिखा है, इसका मतलब है ये सीरियल शेड्यूल है। सो सीरियल शेड्यूल का मतलब आई एम सेइंग कि मैं T3 T2 को एग्जीक्यूट करूंगा, देन T4 को, देन T1 को एंड T3 को। ठीक है। हालांकि ये अल्टीमेट नोटेशन नहीं है सीरियल का या डिनोट करने का, हम शेड्यूल को ऐसे डिनोट करते जरूर हैं, लेकिन जब मैं ये इसको कहूंगा कि ये सीरियल शेड्यूल है, इसका मतलब है कि T2 की सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी पहले। ठीक। फिर आप T4 की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे। जब T4 की इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, देन आप T1 की इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके एग्जीक्यूट करोगे, और देन आखिर में T3 की इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके एग्जीक्यूट करोगे, ओब्वियसली जब T1 की कंप्लीट हो जाए, T1 की इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए। तो ये जो शेड्यूल है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल शेड्यूल। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल शेड्यूल। ओके। नाउ अब यहां पर आपको, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक कमिटेड ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, ये आपको हमेशा समझ लेना है, अच्छे से ध्यान रखना है। सो अगर एक ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं कि वो सक्सेसफुली कमिट हो गया अगर उसकी सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, नंबर 1, दैट मीन्स जिसे हम पार्शियल कमिटेड बोलते हैं। नंबर 2, उसने जो चेंजेस किए थे वो परमानेंटली डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो गए हैं। सो अगर ऐसा हो गया है तो हम कहेंगे कि ट्रांजेक्शन कमिट हो गया है। और अगर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो ऑब्वियसली फिर उसका क्या किया जाता है, वो फेल स्टेट में जाता है, और फेल स्टेट से वो अबॉर्ट में चला जाता है। सो ट्रांजेक्शन या तो कमिटेड होगा या अबॉर्टेड होगा। ठीक है। कमिटेड होगा या अबॉर्टेड होगा। सो अबॉर्टेड का मतलब है कि वो फेल हो गया किसी वजह से, एंड देन उसके जो एग्जीक्यूशन की जो इम्पैक्ट था उसको अंडू कर दिया गया है। सो जब ऐसा हो गया, देन हम कहते हैं कि ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो गया। ओके।
नाउ जैसे कि आपको याद, यहाँ देखिए, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल में क्या है, जैसे मान लीजिए T1 और T2 दो इंस्ट्रक्शन, दो ट्रांजेक्शन है। सो जैसा कि याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ ट्रांजेक्शन को की इंस्ट्रक्शंस को बहुत सिंपल वे में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ रीड ए का मतलब है ट्रांजेक्शन जो है ना, एक वैल्यू को रीड कर रहा है T1, देन ए की वैल्यू में उसने 50 का रिडक्शन किया, देन ए की वैल्यू को राइट कर दिया। सो राइट का मतलब डिस्क राइट से है, हार्ड डिस्क में चेंज राइट कर दिया। देन बी की वैल्यू को रीड किया, देन बी में 50 ऐड किया, देन बी को राइट कर दिया। सो राइट का मतलब डिस्क में लिख दिया, एंड देन कमिट इंस्ट्रक्शन इशू हो गई। और जब कमिट इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट हो जाएगी सक्सेसफुली, सो ये एग्जीक्यूशन से पहले अपने आप इसके चेंजेस को परमानेंट किया जाता है और फिर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। सो इसमें अगर आप देखें, दिस इज ए शेड्यूल। सो शेड्यूल का मतलब ही आप क्या था कि शेड्यूल क्या बताता है कि अगर एक ट्रांजेक्शन में दो शेड्यूल, सॉरी एक शेड्यूल में दो ट्रांजेक्शन है, तो शेड्यूल बताता है कि इन ट्रांजेक्शन्स की इंस्ट्रक्शन को क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के ऑर्डर में कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो आप यहां देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम ऐसे यहां से यहां नीचे मूव करेगा, दैट मीन्स टाइम ऐसे इंक्रीज करेगा। सो आपका टाइम जो है ना ऐसे इंक्रीज कर रहा है। लेट्स से ये t इक्वल टू 0 टाइम था, ठीक है। सो आपका टाइम नीचे की साइड इंक्रीज करता जा रहा है, ध्यान रखना। ओके, सो आप देखेंगे सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन सबसे ऊपर लिखी हुई है, इसका मतलब इस टाइम स्केल पर ये सबसे पहले है, इसका मतलब सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन का रन नंबर कौन सा है, ये। सो यहां आप देख रहे हैं टाइम के बेस पर ऑर्डरिंग है इंस्ट्रक्शन की, कौन पहले एग्जीक्यूट हो रहा है उसे लिखा जा रहा है सबसे पहले। दूसरे नंबर पर उसके बाद जो पहली के बाद जो एग्जीक्यूट होगी वो दूसरे नंबर पर इस टाइम पर आ गई, इसका भी टाइम कुछ होगा। तीसरे नंबर पर ये मतलब टाइम के ऑर्डर में, लेट्स से 1 सेकंड अगर इनके बीच का डिफरेंस है तो t इक्वल टू 0 टाइम पर ये एग्जीक्यूट होगी, t इक्वल टू 1 टाइम पर ये एग्जीक्यूट होगी, t इक्वल टू 2 टाइम पर ये एग्जीक्यूट होगी, t इक्वल टू 3 टाइम पर ये एग्जीक्यूट होगी, t इक्वल टू 4 टाइम पर ये एग्जीक्यूट होगी, t इक्वल टू 5 टाइम पर ये एग्जीक्यूट होगी, t इक्वल टू 6 टाइम पर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। और जब t इक्वल टू 6 पर ये लाइन टाइम कंप्लीट हो गई और इसके बाद अब ये वाला t इक्वल टू 7 टाइम पर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होना शुरू करेगी, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन अब T2 स्टार्ट होगा। सो तब तक ये स्टार्ट नहीं हुआ था, ध्यान रखना, ये टाइम का ऑर्डर है। देन t इक्वल टू 7 पर ये एग्जीक्यूट हुआ, t इक्वल टू 8 पर ये एग्जीक्यूट हुई, t इक्वल टू 9 पर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एंड सो ऑन। सो आप देख रहे हैं कि हर इंस्ट्रक्शन का एक टाइम के वे में एक ऑर्डर है, टाइम के बेस पर ऑर्डर है। और सो इस डायग्राम को जनरली कभी कभी हम टाइमलाइन डायग्राम भी बोलते हैं, हालांकि ये टाइमलाइन डायग्राम नहीं है क्योंकि टाइमलाइन डायग्राम नेटवर्किंग की टर्म है, बट स्टिल क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग इंस्ट्रक्शन की, सो आप कह सकते हैं कि यहाँ इंस्ट्रक्शंस का जो प्लेस है वो उनके एग्जीक्यूशन टाइम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। सो ये ऑब्वियसली ये कमिट इंस्ट्रक्शन के बाद रीड ए आ रहा है, इसका मतलब है कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ओके, और आप देख सकते हैं ये सीरियल ऑर्डर है। सीरियल ऑर्डर क्यों है, क्योंकि पहले T1 कंप्लीट हो रहा है एंड देन उसके बाद T2 स्टार्ट होगा, और जब T2 स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा देन तब शेड्यूल कंप्लीट होगा। सो दैट मीन्स T2 की इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन T1 के पहले मतलब इस लाइन के पहले एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। सो दिस इज कॉल्ड ए सीरियल शेड्यूल। सो ये जो शेड्यूल है एक सीरियल शेड्यूल का क्लासिक एग्जांपल है। Let me remove the annotation. Now this is another example of serial schedule. आप देख सकते हैं इसमें शेड्यूल में चेंज कर दिया, अब T2 की इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट हो रही हैं और एक एक करके जब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी तब इस लाइन के बाद अब ये एग्जीक्यूट होंगे। तो आप देख रहे हैं सीरियल ऑर्डरिंग है कि पहले T1 की सारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर T2 की सारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीरियल शेड्यूल। सो इस सीरियल शेड्यूल को जनरली हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि T2 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम लिखेंगे T2 कॉमा T1, पिछले वाले में लिखेंगे T1 कॉमा T2, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिनोट द सीरियल शेड्यूल। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए कॉन्करेंट शेड्यूल। नाउ इसे कॉन्करेंट शेड्यूल आप क्यों बोल रहे हैं, आप देखिए दोनों ट्रांजेक्शन अब एक साथ रन कर रहे हैं, हालांकि इंस्ट्रक्शन का ऑर्डरिंग देखिए टाइमली है, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पर दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि आपको मालूम है सीपीयू एक बार में एक ही काम करता है। ओके, जैसे आप अगर बात करें कि आप कहते हैं कि दो प्रोसेस पैरेलली रन कर रही हैं, तो वो एक्चुअली अगर आप देखें स्मॉल स्केल पर
तो सीपीयू एक साथ दो इंस्ट्रक्शन को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता है ना। अगर वो पैरेलल पाइपलाइनिंग कर रहा है देन उसके कॉन्सेप्ट अलग हैं, लेकिन एक टाइम में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि हम पैरेललिज्म की बात क्यों कर रहे हैं, पैरेललिज्म का मतलब क्या हुआ। पैरेललिज्म का मतलब यहां पर यह है पैरेलल एग्जीक्यूशन का कि T1 और T2 के इंस्ट्रक्शंस एक साथ रन कर रहे हैं। एक साथ रन करने का मतलब यह कभी सीपीयू T1 की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है, फिर कुछ T2 की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है और इनके बीच में इंटरलीव करता रहता है। सो एक साथ दोनों ट्रांजेक्शंस करंटली एग्जीक्यूशन में है ना। जैसे कभी कभी आपने घर पे देखा होगा मदर जो है ना, जब रोटियां बना रही हैं और दोनों भाइयों को बैठा दिया, दो घर में दो बच्चे हैं, दोनों को एक साथ खाना खिलाने बैठा दिया, कभी इसको आके वो चपाती दे देंगे, कभी उसको दे देंगे और दोनों लोगों का काम चलता रहेगा, है ना। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललिज्म। एक साथ दोनों लोग खाना खा रहे हैं, है ना। हालांकि आप उसमें ड्रॉबैक निकाल सकते हैं, कह सकते हैं सर ये क्लासिकल एग्जाम्पल नहीं है। सो नाउ आप देख सकते हैं इस शेड्यूल में पहले T1 की कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई हैं, सीपीयू ने एक एक करके, जरूरी नहीं इस केस में तीन इंस्ट्रक्शन है, जरूरी नहीं है तीन ही करें, दो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकती है। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस T2 की एग्जीक्यूट कर दी। अब देखिए जब T2 की एग्जीक्यूट हो रही है इंस्ट्रक्शन, तब T1 की कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, ये इंस्ट्रक्शन वेट कर रही है एग्जीक्यूशन का। देन अगले में आपने कुछ T2 T1 की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दी एंड देन बाद में T2 की एग्जीक्यूट कर दी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों का एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली चल रहा है, पैरेलली चल रहा है, तो दोनों ट्रांजैक्शन एक्टिव हैं पैरेलली। सो ये एग्जांपल है आपका एक कॉन्करेंट शेड्यूल का, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए कॉन्करेंट शेड्यूल। ओके, सो आज हम यहीं पर क्लोज करते हैं। एक और एग्जांपल है आपके बुक में, दिस इज आल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल, ठीक है। सो आज यहीं क्लोज करते हैं। सो कल हम जब डिस्कस करेंगे देन वी विल सी कि कौन से कॉन्करेंट शेड्यूल जो हैं ऐसे हैं जिनका एग्जीक्यूशन आइसोलेशन के तौर पर यूज किया सकता है, दैट मीन्स वो आइसोलेशन में एक्चुअली रन कर सकते हैं या उनका इम्पैक्ट सीरियल शेड्यूल के जैसा होगा। तो ऐसे शेड्यूल्स हम आइडेंटिफाई करेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हम ऐसे कॉन्करेंट शेड्यूल निकालें या आइडेंटिफाई करें जिन या उनके बारे में समझें कि उनको कैसे जनरेट किया जा सकता है, उनके प्रोटोकॉल्स देखें, रूल देखें कि उनका वो सीरियल तो हो, सॉरी पैरेलल शेड्यूल तो हो, लेकिन उनका आउटकम वैसा ही हो जैसा कि उनको सीरियली एग्जीक्यूट करने पर आता है, ठीक है। दैट मीन्स वो शेड्यूल एक सीरियल के इक्वल हो। तो ऐसे शेड्यूल्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, क्या डेफिनेशंस हैं एंड उनको जनरेट करने के क्या रूल्स होंगे, वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो आज यहीं क्लोज करते हैं और आपका किसी का कोई क्वेरी हो तो बताइए।